हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, आई एम अभ्युदय पांडे, अ स्टूडेंट एट एनएलएसआईयू बेंगलोर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लैट के एग्जाम में जो लास्ट के 30 डेज बचे थे, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या क्या थी, किस किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया था एंड क्या क्या चेंजेस मैंने लाए थे अपने प्रिपरेशन पे। तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। अब किस किस पोर्शन में डिवाइड होगा, सबसे पहले हम अपने प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस हमने लाए थे प्रैक्टिस के तरीके में, अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे हमने प्लान किया था। सेकंड थिंग, जीके सीए का प्रिपरेशन हमने कैसे किया था। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस सेक्शन के आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ये तीनों पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है एंड थर्ड पोर्शन इज योर माइंडसेट, कैसा माइंडसेट रखना होता है एग्जाम के एंड में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले चालू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के बारे में, विच इज स्ट्रेटेजी कैसे हमने बनाई थी और प्रैक्टिस कैसे हमने किया था। तो इस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यार मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि यार जो मैंने 1 महीने पहले 2 महीने पहले मॉक्स दिए, उस टाइम जो मिस्टेक मुझसे होते थे वो जाहिर सी बात है अब मुझसे नहीं होने वाले। तो मैंने क्या किया, अपने पिछले 10-15 मॉक्स मैंने लिए जब मैं स्ट्रेटेजी बनाने बैठा था कि अब 30 डेज में क्या करना है, फाइनल एक शॉट मुझे मारना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको 100% फॉलो करना है एंड तक। तो मैंने क्या किया, इस स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ना अपने प्रॉब्लम्स जान लेते हैं। 10-15 मॉक्स मैंने उठाए, उनको थॉरली एनालाइज कर लिया कि क्या क्या मिस्टेक्स मुझसे हो रहे हैं पास के मॉक्स में एंड क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स मुझसे चले आ रहे हैं। तो उन 10-15 मॉक्स में से जो पहले होते थे अब तो होने बंद हो चुके थे, बट कुछ कुछ मुझे मिस्टेक्स मिले। तो मैंने आरसी सेक्शन में, सीआर सेक्शन में, लीगल में, जीके में, एलआर में वो अपने वीक एरियाज वहां पे निकाल लिए। अब मैंने प्रॉपर एक प्लान बनाया कि कैसे मुझे अपने इन वीक एरियाज पे वर्क करना है। सिमिलरली आपको भी यही करना है, मॉक एनालाइज करो, उससे नोट करो और उस पर अपना वर्क करना चालू कर दो। नेक्स्ट चेंज जो मैंने इस चीज में लाया था वो ये था कि अब मैं प्रैक्टिस में कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन करने लगा। फॉर एग्जांपल मुझे एलआर में कुछ वीक सेक्शन मिला तो मैं उस पर वर्क करने लगा, सीआर में वीक सेक्शन मिला उस पर वर्क करने लगा। वर्क करने का तरीका क्या था, पैसेज बेस्ड टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। अब अंतर क्या था दोनों में, पैसेज टेस्ट मैंने इसलिए इंक्लूड किया था कि व्हाट इफ, इमेजिन करो आप एक टेस्ट देने जा रहे हो, मतलब आप एक क्लैट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको अचानक से ऐसा लगे कि मुझे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो एक सिनेरियो देता हूं मैं क्रिकेट मैच का, एक क्रिकेट बैट्समैन है, उसको 10 ओवर में 60 रन बनाने और 10 ओवर में 110 रन बनाने हैं, तो वो दोनों मैच को अलग तरीके से खेलेगा। 60 वाले मैच में जिसमें उसमें 60 रन बनाने, वो हर ओवर में 6 रन बनाएगा, रिस्क नहीं लेगा। वह जिसमें उसे 110 रन बनाने ना, वो लंबे लंबे शॉट्स खेलेगा क्योंकि वहां पे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। बट वो प्लेयर सेम है, उस प्लेयर को पता है कि भाई जरूरत पड़ने पे मैं शॉट्स मार सकता हूं, बट जरूरत नहीं है तो क्यों मारूं। तो ये पैसेज बेस्ड टेस्ट के थ्रू आपको यही चीज मिलती है कि आपको फॉर एग्जांपल टेस्ट देना है कि 6 को 5.5, 5.5 को 5, 5 को 4.5, अपने टाइम को रिड्यूस करना है जितना तेजी से आप सॉल्व कर सको। तो अब आपको ये पता रहेगा कि भाई अगर मुझे जरूरत पड़ी ना तेजी से सॉल्व करने की तो मैं कर सकता हूं, वो वेपन मेरे पास है, बट अगर जरूरत नहीं है तो क्यों उसको यूज करना। तो एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने ये पैसेज टेस्ट मारा था, पैसेज टेस्ट लगाया था। एंड अगर मुझे कुछ माइक्रो लेवल पे मिस्टेक सुधारनी है तो मैं पैसेज बेस्ड टेस्ट देता था, मतलब 5 मिनट दो फिर एनालाइज करो, फिर 5 मिनट टेस्ट दो फिर एनालाइज करो। नेक्स्ट थिंग इज जो मैं इसमें मैंने अप्लाई किया था वो ये था सेक्शनल टेस्ट लगातार देना, क्योंकि मैंने ये माइंडसेट बना लिया था कि भाई अब जो चीजें मेरे पास बची है ना, दैट इज ओनली टेस्ट, मतलब प्रैक्टिस जीकेसीए, प्रैक्टिस जीकेसीए, प्रैक्टिस जीकेसीए। थ्योरी रिवाइज करने की, मैथ्स को रिवीजन करने की, कॉन्सेप्ट रिवीजन करने की अब जरूरत नहीं है, जस्ट रिलाई ऑन प्रैक्टिस। जितना मॉक्स दोगे, जितना सेक्शनल टेस्ट दोगे, जितना पैसेज टेस्ट दोगे, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये चीजें मैंने अप्लाई कर दी कि भाई अब सिर्फ प्रैक्टिस और जीकेसीए करना बचा है, विच इज रिवीजन। जीकेसीए कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा आगे आपको, स्टे ट्यून्ड। तो ये प्रैक्टिस में मैंने ये चीज ऐड कर दी। सिमिलरली अब मैंने क्या डिसाइड किया, जो मुझे मॉक्स देने हैं अब, तो मैंने डिसाइड किया कि लास्ट के 20 डेज में अल्टरनेट डेज पे मॉक दूंगा। डेली मैंने डिसाइड नहीं किया था, दैट इज यूजलेस, डेली देने की जरूरत भी नहीं है। एंड बचे हुए 10 दिन मैंने क्या किया था, ये मैं आपको एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसको अभी बता दूंगा ना तो ये उतना कम इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 10 दिन है एंड उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है मैं जब आपके टाइम पे 10 दिन बचेंगे तो मैं बताऊंगा, एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बट अभी इस पे हम बात करते हैं। तो मैं अल्टरनेट डेज पे मॉक देने लगा। आज मैंने मॉक दिया, एनालाइज किया। अब जो बीच का गैप वाला दिन है उसमें मैं सेक्शनल टेस्ट देता था, फिर मैं अगले दिन गया मॉक दिया, बीच वाले गैप में सेक्शनल टेस्ट, ऐसा मैं 20 डेज, और हर दिन जीके करना इज कॉमन। तो ये मैं करता था प्रैक्टिस के लिए, मैंने ये सारी चीजें की थी। अब आपको लगेगा भैया फिर चेंजेस क्या क्या लाए थे अपने प्रैक्टिस में, तो चेंजेस मैं आपको बताता हूं। पहले मैं कुछ कुछ चीजें करता था जो अब मैं छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत करता था, पहले वो जरूरी थी, अब वो जरूरी नहीं है। आप भी ये चीजें करते हो बट अब ये करना बंद कर दो। मॉक स्कोर को सीरियसली लेना, पहली चीज। कोचिंग के मॉक के हिसाब से खुद को जज करना, दूसरी चीज। कोचिंग के रीजनिंग के हिसाब से खुद को पकड़े रहना, तीसरी चीज। एक ही कोचिंग के मॉक सॉल्व करना, चौथी चीज। एंड
कोचिंग को ज्यादा सीरियस लेना एज कंपेयर टू पीवाईक्यू। पांचवी चीज, अब ये चीजें मैंने कैसे की थी? सबसे पहली चीज कि भाई अपने आप को मॉक स्कोर को जज नहीं करना है। मॉक स्कोर को जज नहीं करना है मतलब जो मेरे करेंटली मॉक स्कोर आ रहे हैं, जितना मैं स्कोर कर रहा हूं मॉक्स में, उसे मुझे ध्यान नहीं देना है। अगर आप एक सर्टेन लेवल विच इज 70-75 स्कोर में आप पहुंच चुके हो तो आपके पास वो कैलिबर है कि आप क्लैट क्रैक कर सकते हो। अब आपको ध्यान देना है अपने मिस्टेक्स पे, अपने स्पीड पे, अपने उस वीकर सेक्शंस पे। स्कोर उसका आउटकम होगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो। सेकेंड चीज, आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, आप जो परफॉर्म कर रहे हो, उसको इस बेसिस पे जज करो कि मॉक के हिसाब से वो कैसा है। अब मैं इसका परफेक्ट तरीका बता रहा हूं। आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो उन मिस्टेक्स को दो सेक्शन में बांटो। पहले ऐसे मिस्टेक्स, जैसे एग्जांपल अगर मैं इसका आपको दूं, जो क्लैट में आ नहीं सकते। एग्जांपल क्या हो सकता है? एक ऐसा ऑप्शन आपको दिखा, ऐसा क्वेश्चन दिखा जिसके दो ऑप्शंस में आपको यहां पे डाउट है कि भाई मेरी रीजनिंग गलत, मुझे तो आपको लग ही नहीं रहा कि आपकी रीजनिंग गलत है, और आप खुद को समझा भी नहीं पा रहे हो कि ये जो आंसर की मैं रीजनिंग दी है ये सही क्यों है। हर किसी के साथ होता होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना इग्नोर करना चालू कर दो, क्योंकि क्लैट में इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं आए हैं। क्लैट में हमेशा आपको एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा तो चीख चीख के बोल रहा होगा भाई मैं सही हूं। अगर आप उसे पकड़ पाते हो कि वो सही है तो फिर आप उसे मार्क कर लो। इसके अलावा जो बचे हुए आप क्वेश्चंस आपके बचे, मतलब जो बचे हुए आपके डाउट्स हैं, उसमें आपको क्या करना है? जो आपके बचे हुए सेक्शंस है ना, उनमें ये देखो कि कौन से आपके जेन्युइन मिस्टेक्स है। कि भाई क्लैट जैसा क्वेश्चन भी है, क्लैट जैसा मैंने मतलब क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है, टफ भी है, क्लैट में आ भी सकता है, और मैंने एक्चुअल में मिस्टेक की है, उनको सीरियसली लो। जो बचे हुए क्वेश्चन है लाइक क्लैट में मतलब उस टाइप के आएंगे नहीं, आज तक आए नहीं है, ना ही आने वाले हैं, या जस्ट वो गलती से एक मार्क में मिस्टेक हो गया, जनरली नहीं होता, तो उसको भी हटा दो। एक्चुअल फोकस करने वाला रीजन ये है कि भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा था और मैंने जेन्युइन मिस्टेक किया, उनका आपको एक लिस्ट बनाना है। थर्ड थिंग इज रीजनिंग को पीवाईक्यू के जैसे करो। अब ना एक कोचिंग के रीजनिंग के हिसाब से अगर आप बैठे रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप जिस कोचिंग में हो उस कोचिंग के मॉक में आप अच्छा ही करोगे अगर लगातार उस मॉक को दे रहे हो तो, बट वही रीजनिंग आप दूसरे जगह लगा के देखोगे ना तो वो आपका सही नहीं होगा। इमेजिन करो एली का जो रीजनिंग है वो एलपीटी में नहीं अप्लाई होता, एलपीटी का सीएल में, सीएल का एली में। तो यहीं पे आप ये मान लो कि कंसोर्शियम भी एक कोचिंग है जो साल के एक मॉक बनाता है, तो उसकी भी तो खुद की रीजनिंग होगी, वो रीजनिंग आपको पकड़ना है पीवाईक्यू के थ्रू। अब वो कैसे होगा? बार बार पीवाईक्यू को देखो, 2-3 बार भी नहीं, 5-6 बार और उससे ज्यादा। मैंने तो लगभग 10-12 बार देखे थे लास्ट के 30 डेज में। लाइक मैं डेली देख ही लेता था आधा घंटा। अब इसमें ये नहीं करना है कि फिर से सॉल्व करना है, सॉल्व तो आपको पता है सॉल्यूशन क्या है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है कि अच्छा ये ऑप्शन में ये रीजनिंग लग रही है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सही होता है पीवाईक्यू में। तो लाइक पीवाईक्यू के साथ बैठे रहो। अब आपका कोचिंग आपका पेपर नहीं बनाने वाला, कोचिंग को लाइक ठीक है भाई तू अभी तक था अब तू जा, अब वो पीवाईक्यू के बेसिस पे आप करो। आपके पास कोचिंग वाले आएंगे यार ये मॉक टेस्ट दे दो हमारा, ये हमारा लास्ट का 30 डेज का ये है, ये कर लो वो कर लो, जरूरत नहीं है। एनालाइज करो पीवाईक्यू को अपना एक्चुअल सारा चीज बना लो कि इसी के बेसिस पे मुझे जज करना है। नेक्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट अब जो आप दे रहे हो सिंगल कोचिंग पे रिलाई मत करना, अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट कोचिंग कर लो। एलईएलपीटी किसी दिन सीएल, इस तरीके से सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल, आपको तो पता ही है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको चेंज करनी है, क्योंकि मतलब एक सिंगल लाइन में अगर मैं बताऊं तो पूरा प्रिपरेशन को कोचिंग से चेंज करके पीवाईक्यू पे ले आओ। अगर आप पीवाईक्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, पीवाईक्यू आपको टफ नहीं लग रहा है, तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर लोगे। जैसे मैथ्स में होता है, कई बार आपको लगता है भैया मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा, मैथ्स में कोचिंग में स्कोर नहीं आते, पीवाईक्यू बन जाता है। अगर आपसे मॉडरेट लेवल का मैथ्स बन जा रहा है और पीवाईक्यू का मैथ्स बन जा रहा है तो मैथ्स में टेंशन मत लो, पहली चीज। अब हम बात करते हैं जीके सीए की, कि भाई जीके सीए में क्या क्या हमें करना है, क्या क्या चेंजेस मैंने जीके सीए में लाए थे। तो अब जीके सीए की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मैंने किया था, मैंने एक अपना खुद का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स बनाया था, मैंने कंपेंडियम किए थे, एंड मैंने एमआईटी लिस्ट अपने हिसाब से उसे डिवाइड कर ली थी जॉनरा वाइज। ये 3 चीजें मैंने की थी। अब इसे मैंने कैसे किया था, एक्चुअल यही सेम तीनों चीजें मैं आपके लिए रेप्लिकेट कर चुका हूं। जो एमआईटी लिस्ट की मैंने बात की थी, आप सबको पता है मैं एमआईटी लिस्ट बोलता हूं, तो ये एमआईटी लिस्ट मैंने खुद के लिए बनाई थी उस साल की, साल के महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यही सेम चीज मैंने आपके लिए क्रिएट किया, एंड वो आपको कहां मिलेगी, कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहां टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में वो सारे महीने के एमआईटी लिस्ट आपको अवेलेबल है, एंड अभी अक्टूबर का भी वहां पे आपको डल जाएगा। अब उसी एमआईटी का मैंने अपने लिए नोट्स बनाया था, तो वो नोट्स भी इस साल हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनएलयू के स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी हमने मिलकर बनाया है। ब्रीफ नोट्स है, टॉपिक और उसके सिर्फ फैक्ट्स, कोई स्टोरी की जरूरत नहीं है, ताकि रैपिडली आप रिवाइज कर सको या फैक्ट्स को जान सको, एंड आपको सारा इसका एक्सेस मिल जाएगा। मतलब 200 प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आधे डल चुके, आधे डलने लगे हैं,
तो वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। इसको इनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उस फॉर्म को फिल कर देना एंड पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच कर देना, आपको वो 24 आवर के अंदर एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज, जो कंपेंडियम मैंने की थी मैं उसको हाईलाइट करके करता था, आपने भी की होगी, उस कंपेंडियम को एक बार रिवाइज कर लेना। कंपेंडियम रिवाइज करने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा आपको 5-6 दिन का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा लगने नहीं वाला। अब जो लास्ट में मैंने जो चीज की थी वो थी जॉनरा वाइज रिवीजन, तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट नोटिफिकेशन दे रहा हूं 2 नवंबर 11 AM। 2 नवंबर को 11 AM से हम अपना मैराथन चालू करेंगे, जिसमें हम मार्च से लेके अक्टूबर तक जितने टॉपिक्स हैं उसे जॉनरा वाइज हम कवर करेंगे। तो पूरा आपका जीके चाहे रिवीजन मान लो, चाहे 0 से करना है तो 0 से कर लो, उस दिन आप सब मुझे उस सेशन में चाहिए, क्योंकि उस दिन में हम सारा जीके कंप्लीट कर लेंगे। नवंबर के कुछ दिन के बचे रहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बट वो आप खुद से कर लोगे, बहुत कम टॉपिक्स होंगे, बट जो मेजर पोर्शन है वो हम उस दिन कंप्लीट कर लेंगे। वो होगा कहां, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, टाइटल होगा मैराथन सेशन, ओरिजिन क्लैट चैनल है जो कि मेरा ही चैनल है, आप सबको पता है, मैं आप सबको वहां गाइड करता हूं, वहां पे जाना, उसमें हम 2 नवंबर को 11 AM पे मिलेंगे। क्लियर, एंड पूरा हम जीके कंप्लीट कर लेंगे। आई वांट ऑल ऑफ यू ऑन दैट वीडियो। अगर आप बाद में देख रहे हो 2 नवंबर के, तो उसको जाके देख लो, क्योंकि वो सारा हम उसमें कवर कर लेंगे। तो ये हमने जीके में किया था, ज्यादा ऐसा कोई डिटेल हमने जीके में किया नहीं था, इट्स जस्ट रिवीजन था। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज आपको माइंडसेट कैसा रखना है। तो माइंडसेट कैसा रखना है आपको क्लैट के लिए, देखो क्लैट ना, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्लैट में जो चीज है वो है आपकी माइंडसेट कैसी होनी चाहिए, राइट। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट या क्लैट जैसी माइंडसेट के साथ उस एग्जाम को नहीं देने जाते तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। एंड क्लैट में माइंडसेट क्यों जरूरी है, आप रियल लाइफ में अपने साथ चेक करना, रिलेटेबल पाओगे। 2 ऐसे मॉक्स उठाओ, एक आपने अच्छे माइंडसेट के साथ दिए थे, एक ऐसा मॉक उठाओ जिस दिन आपकी किसी से लड़ाई हो गई थी या कुछ पंचायत हो गई थी या कुछ बहस हो गई थी या बस मूड अच्छा नहीं था उस दिन। दोनों मॉक्स में बहुत अलग परफॉर्म किया होगा आपने, लेवल सेम रहे होंगे बट स्टिल आपका स्कोर बहुत अलग रहा था। तो वो क्या होता है पता है, आपके माइंडसेट की वजह से होता है। तो आपको माइंडसेट उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, एंड माइंडसेट आपका उस एक दिन में जाके चेंज नहीं हो जाएगा। आप ये खुद को देके ये धोखा मत दो कि मैं उस दिन अपने माइंडसेट को चेंज कर लूंगा, नो वन कैन डू दैट। आपका माइंडसेट कैसा होगा ये आपके लाइफस्टाइल से डिसाइड होता है। तो ये जो 30 डेज है ना, अपने आप को बहुत काम कर लो, इग्नोरेंट बन जाओ यार, क्या चल रहा है दुनिया में। सिर्फ 30 दिन के लिए बोल रहा हूं मैं, किधर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किधर क्या प्रॉब्लम है, हटा दो। एक बस एम है हमारा क्लैट, बाद में जो आपको सोचना होगा सोच लेना, बट अभी सिर्फ ये एम में रखो कि ये चीजें मुझे करनी है, मेरा सिर्फ एक एम है। सेकेंड चीज, आप ये जो माइंडसेट आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को वो लॉसलेस माइंडसेट में ले आओ। मतलब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी के टाइम पे आप जितना ज्यादा सोचोगे ना कि मेरे साथ होगा या नहीं होगा क्लैट में सिलेक्शन, मेरा अच्छा स्कोर आएगा या नहीं, मैं अपना 100% परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो कम स्कोर आ रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, मेरा होगा या नहीं होगा, बाकियों के मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, व्हाट इज द इशू, मैं क्या करूं, लाइक डिमोटिवेशन फील होता है, भैया मैं गिव अप कर दूं क्या, ये सारी चीजें, ये सब जितना सोचोगे ना उतना आपको परफॉर्मेंस में लॉस होगा। मैं आपको परफेक्ट एक स्टोरी सुनाता हूं, समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक बार और मैंने अपने किसी लाइव सेशन में सुनाया था, एक फार्मूला 1 रेसर था, उसने बहुत खतरनाक तरीके से कार को ओवरटेक करके रेस जीत ली। अब जीतने के बाद उससे इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर इतना खतरनाक आपने ओवरटेक किया, एंड आपको पता था अगर बगल वाला ब्रेक नहीं मारता तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जान को भी खतरा था, तो आपको क्यों आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझे पता था ये ब्रेक मारेगा। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कैसे पता था, तो बोलता है इसके घर में एक बेटा और एक इसकी बीवी है जिससे जाके इसे मिलना है। मतलब पता है क्या हुआ, उसके पास कुछ खोने को था। तो अगर आप अपने माइंड में ये रख लेते हो कि मेरा नहीं होगा तो लुट जाएगा, मेरा नहीं होगा तो ये होगा, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप डर के करोगे। डर के लॉस क्या होगा पता है, एक तो बहुत छोटा सा लॉस में इसका बताता हूं आपको। क्लैट का एग्जाम देने जाओगे और आप सोचोगे यार ये मेरा एक्चुअल एग्जाम है, अगर मैं इसमें ये गलती कर दिया ना तो मेरा माइनस मार्किंग हो जाएगा, मुझे गलतियां नहीं करनी। आप ये सोचोगे ठीक है इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। एक एक करते करते ना आप चलो 110 अटेम्प्ट करके आओगे, घर आके सबसे बड़ा गिल्ट ये होगा कि यार अगर मैं 120 अटेम्प्ट किया होता ना तो ये जो मैं टीयर 2 में हूं, टीयर 1 में होता, टीयर 3 में हूं, टीयर 2 में होता, आउट ऑफ अगर एनएलयू हूं तो मैं किसी एनएलयू में होता। तो अटेम्प्ट मैटर करते हैं, ये मत समझो कि आप 110 अटेम्प्ट करके क्लैट क्रैक कर लोगे। मैंने अपने हर स्टूडेंट को यही बोला है कि भाई ट्राई टू अटेम्प्ट 120, और अगर 120 नहीं तो 115 के नीचे जाना नहीं है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप उस लॉसलेस माइंडसेट के साथ करो। अपने अगले हर मॉक को 120 अटेम्प्ट के साथ देना चालू कर दो। मैंने भी यही अप्लाई किया था, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एंड ये मैं इसके लिए मैं किसी से आर्ग्यूमेंट भी कर सकता हूं कि क्यों ये चीज जरूरी है। मैंने कई बार इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिया है, आज उतना ज्यादा टाइम है नहीं। नाउ मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है
कि यार जब आप लॉसलेस माइंडसेट रखते हो ना, तो आपको सोचना नहीं होगा या नहीं होगा। आपको पता है आपके क्लैट एग्जाम में 30 दिन बचे हैं। अब इस 30 दिन में कुछ और आप कर नहीं सकते, यू ऑल नो दिस राइट, कुछ और कर नहीं सकते, ना ही गिव अप कर सकते हो, वो तो कायर वाली चीज हो जाएगी। अगर कोई भी माइंड में ये सोच रहा है ना कि मैं गिव अप कर दूं क्या, या ये सोच रहा है मेरा होगा नहीं, तो मैं बोलता हूं यार फिर क्लैट के लिए जाओ भी मत। ठीक है, गलती से कर भी लोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम अगर ये सोच रहे हो कि यार गिव अप कर देता हूं। तो ये जो लाइक लूजर वाला माइंडसेट है ना, इसको हटाओ माइंड से। एक्चुअल फाइटर वो है जो लास्ट तक लड़ता है। ठीक है, तो लास्ट तक करो ना, 30 दिन बचे हैं ना, तो 30 दिन बैठ जाओ, अपना 100% दे दो। अरे देखा जाएगा क्या होता है 30 दिन बाद, नहीं होगा पता है, नहीं होगा, होगा तो हमारे लिए फायदे की बात है। बट 30 दिन में इस चीज की खुशी रहेगी ना कि मैंने अपना 100% दिया, लाइफ में कोई चीज मैंने सीरियसली की ना, मेरे मम्मी पापा ने पढ़ने बोला, ना किसी चीज को मैंने पढ़ने बोला, ना ही मुझे कोई ऐसा नशा था कि यार मेरा ये दोस्त पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना है, या किसी के पीछे मैं भाग रहा हूं। मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट था, मैंने इस इंटरेस्ट को लेके काम किया एंड अपनी मर्जी से मैंने अपना 100% दिया। ये आपका एक्चुअल विन है। आउटकम तो क्लैट का रिजल्ट होगा। आप एक्चुअल आपने उस चीज पे आप फोकस करना चालू कर दे कि लाइफ में सीरियस कैसे होना है। एंड भाई आपको लग रहा होगा ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, अगर ये चीज करते हो ना तो चांस ही नहीं क्लैट ना हो, दैट इज ट्रू। बट द थिंग इज अगेन, ये चीज आप करते नहीं हो। तो ये जो 30 डेज है ना, लगा दो अपना 100% एंड छोड़ दो होगा या नहीं होगा सोचना। पॉजिटिव फियर बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव डर होना चाहिए, बट वो डर जब आपके सर पे चढ़ जाए ना, तो फिर वो डर किसी काम का नहीं है। तो उस डर को निकाल दो, बी फियरलेस, बी एग्रेसिव। एंड एक और माइंडसेट में लाओ कि मैं जो अगले मॉक्स देने वाला हूं 30 डेज में, जो भी मैं 10-15 मॉक दूंगा, मेरे सारे मॉक मेरे एक्चुअल क्लैट के पेपर होंगे। हर मॉक को ये सोच के दो कि मैं क्लैट का पेपर देने जा रहा हूं। अगर ये सोच के जाओगे ना, तो आप क्लैट के पेपर को ये सोच के देने जाओगे कि मैं एक मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं। एंड जिस दिन आपके माइंड से ये डर निकल गया कि यार मैं क्लैट का पेपर देने जा रहा हूं, मैं कुछ स्पेशल करने जा रहा हूं, कुछ बड़ी चीज है, कुछ अलग होने वाली है, जिस दिन ये चीज आप अपने माइंड से निकाल दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपना 100% कैसे देते हो। एक्चुअल हमें पीछे वही चीज करती है, यार पेपर है क्लैट का, इसको कंसोर्शियम ने बनाया। भाई पीवाईक्यू को तुमने देखा है, तुमने अभी तक जितने चाहे 70, 80, 100, 20, 30, 10, 5, 6 जितने मार्क्स दिए हैं, उन सबसे इजी पेपर आने वाला है तुम्हारे क्लैट में। एंड अगर टफ आया तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा, वो हर किसी के लिए टफ होने वाला है। तो इस चीज पे ध्यान दो, इस चीज को समझो कि पेपर हर किसी के लिए सेम आने वाला है। आप बस नहीं डर रहे हो, वो भी डरने वाला है। बट अगर आप दोनों डर गए तो कोई तीसरा होगा जो बिना डरे पेपर निकाल के आएगा। तो तीसरे का मौका मत आने दो, आप ही मत डरो। सारे में से पेपर अलग टाइप का देख के हर बच्चा डर जाता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी स्टोरीज मैंने देखी अपने टाइम की। मेरा एक दोस्त था, हमने स्ट्रीक बनाया था 14 मार्क्स में 12 लाने का मैथ्स में। एंड कोचिंग में ऐसा चलता था कि भाई इनका अगर मैथ्स मतलब बन गया तो फिर नहीं बना है तो फिर पेपर टफ आया है। मैं ये सोचता था भाई इसका नहीं हुआ तो पता नहीं किसका होगा। आखिरी दिन मैं जाके देखता हूं, वो मुझे आके बोलता है भाई मैथ्स के लिए टाइम पड़ गया। मैं पूछा क्यों? बोलता है भाई मैं 3-4 मिनट बीच में ये सोचने बैठ गया था इतना ईजी आया है, सबका अच्छा बन रहा होगा या सिर्फ मेरा अच्छा बन रहा है। बोला भाई ये चीज 2 घंटे बाद नहीं सोच सकता था क्या? तो तुम्हें जो सोचना है पेपर के पहले सोच लेना, जो सोचना है पेपर के बाद सोचना है, उस 2 घंटे में कुछ नहीं सोचना है। और उस 2 घंटे में उतना कॉन्फिडेंस कहां से लाओगे? ये जो 30 दिन में तुम करते हो। और भाई मेरी ये बात तो माइंड में डाल लो, अगर उस दिन आप अपना ये 30 डेज अगर आप अपना 100% देते हो ना, तो उस दिन चांस ही नहीं है कि आप भीड़ को देख के डर जाओ, आप किसी ऐसे बच्चे को देख के डर जाओ जो किसी नए तरीके का बुक पढ़ रहा है, आप किसी ऐसे 2 दोस्तों को देख के डर जाओ जो आपस में उस टॉपिक के बारे में बात करें जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है। अगर आप 100% देते हो अपना इन 30 डेज में, तो आपको पता होगा जो आपने इन 30 डेज में किया है वो इंपॉर्टेंट चीजें थी, और अगर आपसे वो चीज नहीं की है तो वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए वो चीज आपके माइंड में नहीं आई या मैंने आपको नहीं बताया। क्लियर? तो ये 30 डेज ना अपना 100% दे दो, माइंडसेट को फियरलेस बना दो। सिर्फ 2 आपके पास टारगेट है, जीके रिवाइज करना है, प्रैक्टिस एनालाइज करना है। जीके रिवाइज करना है, प्रैक्टिस एनालाइज करना है, पीवाईक्यू पे बार बार किसी ना किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्लियर है कि एक्चुअल चेंज आपको अपने माइंडसेट में लाना है, आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है। मतलब ठीक है वो प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट करना, जो होना था हो चुका है। द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस करते जाओ, जीके सीए करते जाओ, एंड माइंडसेट को अपना अच्छा बना लो, एंड बाकी चीजों को त्याग दो, लाइक इग्नोर हो जाओ। एग्जाम वाले दिन तो इतना सिंपल रहना है ना कि आपके कोई रिलेटिव का बच्चा आके सबसे फेवरेट आपके खिलौने को तोड़ देना, तो आप उसको बस प्यार से बोल दो ठीक है भाई होता है 2 घंटे बाद आके मैं तेरे को जो तेरे साथ करना है मैं कर लूंगा, अभी मेरा माइंड शांत रखना है। ये चीजें मैं बताऊंगा आपको क्लैट एग्जाम के, जब आपके क्लैट एग्जाम पास होने वाला है तो मैं आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं बात करूंगा। बट अभी जो चीजें मुझे बतानी थी आई गेस मैंने बताई है, और भी चीजें मुझे याद आती रहेगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू बताते रहूंगा। जस्ट स्टे इन टच विद मी, एंड सबसे ज्यादा तो वो जो लाइव सेशन है उस पर आ ही जाना, एंड उस चैनल पे चले जाओ, बहुत चीजें आपके लिए आने वाली है।
स्पेशली वो टेलीग्राम चैनल पे भी एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन एंड वन मोर थिंग, अगले वीडियो का टॉपिक बता देता हूं। मेरे साथ जो एग्जाम सेंटर में जो चीजें हुई थी उसको लेके मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, क्या क्या चीजें पॉसिबल होने वाली है। काफी थोड़ी सी फनी टेल भी वहां पे आपको सुनने को मिलेगी। सो मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।